इस वीडियो में हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ चैतन्या कृषि विकास लेबोरेटरी से जो कि हमें बताएंगे कि किस प्रकार से चैतन्या कृषि विकास लेबोरेटरी किसानों की मदद करती है और किसान अपनी फसल की उपज किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली मेरा जो एमएससी एग्री हुआ है, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। एमएससी एग्री हुआ है मेरा 1995 में। तो 1995 से मैं खेती करने को मैंने स्टार्ट किया जी। हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, तकरीबन 30 एकर्स ऑफ लैंड थी, इरिगेटेड लैंड थी। तो उसमें हमने बहुत सारे क्रॉप्स नए उगाना शुरू कर दिया मैंने आने के बाद। तो मैंने अंगूर का प्लांटेशन किया, पोमोग्रेनेट का प्लांटेशन किया, उसके बाद टोमेटोज वगैरह वेजिटेबल्स लिए। ऐसे करने के बाद जब मुझे ध्यान में आया कि एग्रीकल्चर इनपुट्स का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है वो अभी इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। तो मैंने सोचा कि हम खुद की सॉइल टेस्टिंग लैब शुरू करेंगे जी। मेरा जॉब करने का कोई ये नहीं था, इंटेंशन नहीं था, और वो पॉसिबल भी नहीं था फैमिली के वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से। तो मैंने खुद की लैब शुरू कर दी। पहली लैब तो मैंने शुरू की सब सिर्फ 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट से। वो घर के बाजू में ही शुरू कर दी, एक रूम में। वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट का नहीं होता था, लेकिन एनपीके मैं करता था वहाँ पे जी। तो वहाँ पे मेरा खुद का और आजू बाजू के कुछ फार्मर्स थे उनका, और एक विसिनिटी के 5-10 किलोमीटर के जो गांव थे वहाँ का मैंने करना शुरू कर दिया जी। जब एक 4-5 साल उसको हो गए तो मेरे को लगा कि एक थोड़ा सा ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा उसके जी। तो मैंने सोचा थोड़े बड़े स्केल पे करेंगे। तो एक नियर बाय टाउन है, एक 30 किलोमीटर पर जी। तो थोड़ा सा बड़ा टाउन है, तो वहाँ पे जाके मैंने शुरू किया। वहाँ पे कमर्शियल स्पेस ले ली और वहाँ पे शुरू कर दिया। उसका तकरीबन मुझे लागत आई 10 लाख तक, स्पेस वगैरह सब मिला के जी। तो वो मैंने शुरू किया, और वो शुरू किया 2005 में। तो उसके बाद 2010 में मुझे लगा कि और बड़े स्केल पे करना चाहिए, तो मैंने पुणे में आके शुरू किया ये। अच्छा। हाँ, मैं शिफ्ट हो गया पुणे में, और पुणे में मैंने ये शुरू कर दिया। वो तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट के जगह में मैंने वो शुरू कर दिया जी। तो उसमें मेरे साथ उस वेंचर में मेरे 2 फ्रेंड्स भी थे जी। तो हमने तीनों ने मिलके ये काम शुरू कर दिया, और तो फार्मर्स में हम धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे थे, लेकिन जितना चाहिए उतना स्पीड नहीं मिल रहा था उसको ग्रोथ में जी। तो फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि हमारे महाराष्ट्र में एक RKVY नाम के एक प्रोग्राम आ गया जी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके तहत सॉइल टेस्टिंग का थोड़ा बहुत काम मिल गया हमको जी। वो हमने जिस तरह से निभाया, जिस तरह से पूरा किया, उस तरह से वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। तो जब बाकी का वो जो सॉइल हेल्थ कार्ड का काम गया 2014 में, तो उसमें हम फुल्ली एक्टिव हो गए। अच्छा। वो हमको ऑटोमेटिकली मिल गया, उसमें फुल्ली एक्टिव हो गए। महाराष्ट्र में समझो गढ़चिरौली से लेके तो यहाँ से रायगढ़ तक हमने जहाँ कहीं भी काम मिला हमको, वो हमने काम करके दिखाया, वो पूरा किया। तो 2019 तक ये काम अच्छी तरह से चला जी। और 2020 में हो गया कोविड। हाँ। कोविड में वो सब बंद हो गया काम हमारा। गवर्नमेंट का काम भी बंद हो गया और प्राइवेट का भी बंद हो गया, दोनों बंद हो गए जी। हम भी सोच रहे थे कि अभी शुरू करें या नहीं करें लेबोरेटरी, लेकिन जैसे ही कोविड ओवर हो गया 2022 आते आते हमको लगा कि हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो जून में हमने फिर से अभी स्टार्ट किया है। तो अभी अब हम लोग क्या सर्विसेज देते हैं वो मैं बताता हूँ आपको जी, जी, जी। पहले से ही हम आपको सॉइल टेस्टिंग, ये हमारा मेन कोर सर्विस है। सॉइल टेस्टिंग और उसके अनुसार हम फर्टिलाइजर्स का रिकमेंडेशन देते हैं जी। यानी खाद कैसे डालना है और कब डालना है, यानी शेड्यूलिंग। और नॉट ओनली इन सॉलिड फर्टिलाइजर और सॉइल डोज, वी आर स्पेशलाइज्ड इन फर्टिगेशन ऑल्सो। हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही ऐसे किसान हैं कि जो बहुत एडवांस्ड है। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के दिखाओ, उससे भी ज्यादा 2 कदम आगे हमारे किसान भाई है यहाँ पे। तो वो लोगों को हमको फर्टिगेशन जब हम देते हैं तो बहुत सोच समझ के देना पड़ता है।
अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उनको उनका बहुत नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा स्पेशलाइजेशन, और मैं ये इट्स मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर मी कि हम उनका सेटिस्फेक्शन ये कर सकते हैं, उनका जो डिमांड है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। तो फर्टिगेशन के इसमें हमारा स्पेशलाइजेशन बनते गया। और उसके बाद जो सॉइल डोज है उसमें भी हम अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन करके देते हैं लोगों को। लोगों ओके। का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब वो हमारा शेड्यूल फॉलो करते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है वो 20 से 25% तक बढ़ जाता है। अच्छा। और सबसे अच्छा है वो कीपिंग ओके। क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। ये नाइस। दो जो फैक्टर्स है उसके हिसाब से उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये हो गया सॉइल टेस्टिंग के बारे में। जी। हम उसके साथ साथ हम वाटर का भी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। वाटर का टेस्टिंग, हाँ, वाटर का टेस्टिंग इस तरह से होता है कि उसमें सॉल्ट का परसेंटेज कितना है, सॉल्ट का प्रोपोर्शन कितना है, जी। और अगर सॉल्ट है तो कौन से क्रॉप्स हम ले सकते हैं और कौन से क्रॉप्स हम नहीं ले सकते, ये उसके बारे में हम उनको गाइड करते हैं। ओके। वाटर क्वालिटी इंप्रूव करना इतनी सीधी बात नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हम वाटर क्वालिटी अगर खराब है तो थोड़ा सॉइल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सॉइल अच्छा। थोड़ा एडजस्ट करके हम बिल्कुल। उसका बैलेंस कर सकते हैं, तो वो भी हम उनको सजेस्ट कर देते हैं। और एक बात आती है हमारे यहाँ, ये लीफ और पिटियोल का एनालिसिस। अच्छा। ये बेसिकली जो ग्रेप ग्रोअर्स है उनके लिए हम लोगों ने शुरू किया था। जी। ये लीफ पिटियोल का एनालिसिस ग्रेप्स में होता है, और शुगर केन में लीफ का एनालिसिस होता है। शुगर केन में, बनाना में, पोमोग्रेनेट में लीफ का एनालिसिस होता है। जी। तो उसके हिसाब से हम लोग उनको बता सकते हैं कि आपका कितना और कितना जब क्रॉप चालू रहता है उसके ऑनलाइन, जैसे हम बोलते हैं ना ऑनलाइन क्योरिंग, वैसे ऑनलाइन जब क्रॉप चालू रहता है उसके टाइम में भी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी क्वालिटी। अच्छा। ये हमारा में ये रहता है। तो आपने और फिर फर्टिलाइजर्स का भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं, और आजकल जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स आते हैं उनका भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि जी। उनकी क्वालिटी कैसी है वो लोगों को पता। किसी भी क्रॉप के लिए जुड़ सकते हैं। जी। मेरे यहाँ पे जो किसान मुझसे जुड़ चुके हैं अब आज तक, उनमें ग्रेप ग्रोअर्स है, पोमोग्रेनेट के ग्रोअर्स है, मैंगो के ग्रोअर्स है, जी। फ्लोरिकल्चर के बहुत सारे ग्रोअर्स है, अच्छा। अच्छा। पॉली हाउस में जो खेती करते हैं वो भी है। जी। और इसके साथ अपने जो अ, ये रहते हैं ना कैप्सिकम वगैरह, एक्सोटिक ओके। वेजिटेबल्स, उसके ओके। ग्रोअर्स है। यानी हाई क्वालिटी, हाई प्रिसीजन फार्मिंग जहाँ जहाँ भी होती है जी। वो सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि बेसिकली उनको ये लगता है कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन और फर्टिलाइजर ऑप्टिमाइजेशन वो जी। लोगों को ज्यादा लगता है, तो वो सब लोग हमको अटैच है। और अगर जियोग्राफिकली देखें तो हमारे यहाँ पे गुजरात के फार्मर्स है, छत्तीसगढ़ से कोई फार्मर्स है, ज्यादा करके महाराष्ट्र से ही है। 90% पीपल आर फ्रॉम महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम सोचे तो गुजरात के है, कर्नाटक से है, और छत्तीसगढ़ से, और मध्य प्रदेश, ये जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हमारे यहाँ हैं वहाँ पे है। एक आध दो सैंपल्स उड़ीसा से भी आए हैं, लेकिन जो लोग बम्बई में रहते हैं वो पढ़ के कहीं से वो उनके नेटिव प्लेस से भी लाते हैं। जी। और एक दो सैंपल्स पाकिस्तान से भी आए मेरे को, दुबई से अच्छा। होके ऐसे ओके। वो रूट से भी आए। कि पाकिस्तान में भी प्याज होता है बहुत जी। जी। बहुत बड़े। और हमारा जो यहाँ का प्याज का जो दुबई में सेल करता है उसको, उसी के पास पाकिस्तान से भी प्याज आता है। जी। तो उसने किसी को बताया होगा शायद, तो वहीं से भी एक दो सैंपल आए थे मुझे। अच्छा। अच्छा। तो ऐसा है। और तो थोड़े बहुत एक केनिया विनिया वहीं से भी कभी कभी आए हैं। अच्छा। ये अच्छा। 10 साल में 4-5 साल पहले केनिया से भी सैंपल आए थे। हमारा अच्छा। स्पेसिफिकेशन है क्रॉप न्यूट्रिशन। ओके। किसी भी क्रॉप में हम ये कर सकते हैं। ओके। प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको सॉइल का सैंपल निकालना पड़ेगा। जी। सॉइल का सैंपल कैसे निकालना है वो आप भी उसको समझा सकते हैं, मैं भी यहाँ से समझा सकता हूँ। अगर वो कनेक्ट करेंगे मुझे तो जी। मैं भी उनको सिलसिलेवार प्रोसीजर डिटेल में बता सकता हूँ। जी। सैंपलिंग होने के बाद वो सैंपल कुरियर से आ सकता है यहाँ पे, अच्छा। पूना में भी आ सकता है। जी। कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन में आ जाता है अगर दूर है तो। अगर पास है तो 2-3 दिन में भी आता है, एक जी। दिन में भी आता है। जी। आने के बाद हमारा वो जो टेस्टिंग होता है वो 3 और 4 डेज में, 3 या 4 दिन में हमारा टेस्टिंग पूरा हो जाता है उसका। जी। और उसका रिपोर्ट तैयार होने में और 1-2 दिन लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मुझे सोचना पड़ता है। पूरा टाइम देता हूँ हर एक रिपोर्ट के लिए।
जी। तो उसके बाद ही हम उनको रिपोर्ट दे देता हूँ। क्योंकि सॉइल टेस्टिंग बहुत ईज़ी है। कोई भी 12th साइंस पास हो गया होगा लड़का वो कर सकता है। जी। लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट टेस्टिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो वो करने में मैं खुद करता हूँ वो सब। जी। और वो एक बार इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो उसके बाद जो रिकमेंडेशन है वो थोड़ा बहुत मैं दे सकता हूँ लड़कों को कि ये ऐसे-ऐसे करना है, ये 5% बढ़ाना है, वो 10% घटाना है। जी। हमारा सेट फॉर्मूले भी है हमारा, लेकिन वो हम चेंज करते रहते हैं, हर एक बिल्कुल। रिपोर्ट के हिसाब से। तो उसके 5 से 6 दिन में आपका रिपोर्ट आ जाएगा। जी। और उसके बाद आप वो चालू करेंगे आपके आफ्टर प्लांटेशन। आप ये सॉइल टेस्टिंग कब करना है? तो आपको करना है हर एक क्रॉप के पहले। जी। हर एक क्रॉप के 15 दिन पहले आपको सॉइल टेस्टिंग करके लेना है। ओके। यू नो सॉइल इज़ वेरी डायनामिक कैरेक्टर। बिल्कुल। सॉइल एक जैसी नहीं रहती। साल भर में भी सॉइल का न्यूट्रिशनल स्टेटस ऊपर-नीचे हो सकता है, बिल्कुल। होता ही है। और जैसे हम एक आध क्रॉप ले लेते हैं तो खर्चा होता है न्यूट्रिशन का। बिल्कुल। अगर आपने कुछ फर्टिलाइज़र डाल दिया तो उसमें ऐड हो जाता है। जी। तो ऐड भी है, विथड्रॉवल भी है, तो आपका बैलेंस चेंज होता रहता है। तो हम क्या करते हैं कि बैलेंस कितना है वो टाइम पे एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग वो जी। हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद में हम उसको फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन करके वो बैलेंस अच्छी तरह से मेंटेन कैसे हो जाए, ये वो हम लेवल कर देते हैं। उससे एवरीथिंग इज़ एप्लीकेबल फॉर वाटर टेस्टिंग। लेकिन वाटर टेस्टिंग के बारे में क्या है कि अब जब वो अप्रैल से लेके जून तक अगर आपने किया, जी। तो वो टाइम पे वाटर का क्वालिटी सबसे बुरा रहता है। अच्छा। अगर हमने साल में एक बार ही वाटर टेस्टिंग करना है, तो वो अप्रैल से लेके जून में करना चाहिए, न कि रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में क्या हो जाता है कि बहुत वो डाइल्यूट हो जाता है उसका सैलिनिटी, तो आपको अच्छा ही वाटर मिलता है। पे हम लोग ये भी रादर हम लोगों ने वैसे शुरू किया भी है आजकल। अच्छा। हमें हमारे यहाँ पे कोई ऐसे लैब्स जो 500 किलोमीटर दूर है हमारे लैब से, तो जी। वो किसान को आना पॉसिबल नहीं है। जी। तो वो वहाँ पे करा के लेते हैं और हम उनको चार्ज करके जो कुछ भी होता है वो चार्ज करके हम उनको रिकमेंडेशन बिल्कुल, आपके फर्टिलाइजर शेड्यूल बना के देते हैं। और अगर ऐसा हो गया जी। कि हमने जो रिकमेंडेशन दिया है उनको, जी। वो उन्होंने फॉलो भी कर दिया और कुछ दिक्कत आ गई उनको, जी। तो टाइम टू टाइम भी वो क्वेश्चन दे कैन आस्क क्वेश्चन टाइम टू टाइम आल्सो। वो हाँ, क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम ये क्यों नहीं हो रहा है। हम आपको बहुत बार क्या हो जाता है कि पहले बार हम जब देते हैं, जी। हम तो 6 महीने का दिया रिकमेंडेशन हमने, जी। 2 महीने के बाद क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है जी। और उसके हिसाब से हमको रीशेड्यूल करना पड़ता है कभी-कभी, बिल्कुल। तो वो भी हम करा के देते हैं। बिल बहुत इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है वो, जी। मेरे के शुरू के दिन में से है वो। जी। जब मैंने शुरू-शुरू में लैब शुरू करी थी तो 2000 में 1999 में शुरू की गई लैब एक्चुअली। जी। 2000 की एक स्टोरी है। जी। तो हमारे गाँव के बाजू में एक एकदम ऐसा ड्रॉट पड़ता है वहाँ पे। जी। पूरा ऐसा अकाल पड़ने वाली जैसी स्थिति होती है। बिल्कुल। और वहाँ पे एक आदमी ने बम्बई का आदमी था, उनका नेटिव वहाँ पे था, तो उन्होंने अनार की खेती की थी, जी। पोमेग्रेनेट लगाया था। जी। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उनको फ्रूटिंग ही नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत फ्लावरिंग आता था, फ्रूटिंग ही नहीं हो रहा था। जी। तो सब वो खाद-वाद सब डाल रहे थे, कोई-कोई जो कोई बता रहा था वो डालते गए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जी। तो ये किसी ने बताया कि सॉइल टेस्टिंग करके लो, तो हमारे यहाँ पे आ गए वो। सॉइल टेस्टिंग जब मैंने किया तो मुझे महसूस हो गया, मुझे समझ में आ गया कि पोटेशियम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जी। बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। मानो हम कोई भी रिकमेंडेड डोज में आता है 100 केजीज़ ऑफ पोटेशियम डालना है, जी। समझो फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन 100 से उनका काम होने वाला नहीं था। आजू-बाजू के सब फार्म में उनके पोटेशियम अच्छा था, अच्छा। इसलिए कोई बता नहीं रहा था उसको, हुँ। लेकिन उन्हीं के फार्म में पोटेशियम बहुत कम था। जी। तो मैंने वो उनके ये बात ला दी, उनके नज़र में ये बात ला दी और बोले कि आपको पोटेशियम ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो कितना डालना पड़ेगा? तो मैंने यू हैव टू डबल द डोज़। तो मैंने डोज़ लिस्ट निकाल लिया उनको और दे दिया और वो साल पहली बार उनको फ्लावरिंग आ गई। पहली बार अच्छे से फ्रूट आ गए। वो आदमी इतना खुश हो गया कि जी। मैं तो वो टाइम में जस्ट शुरू किया था बिज़नेस मेरा। वो टाइम में मोबाइल फ़ोन आते थे। तो मेरे जी। लिए मुंबई से मोबाइल फ़ोन लेके आया। ये साहब तुम्हारे लिए गिफ्ट बोले।
बिल्कुल, क्योंकि मैंने मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था, मैं निकालने वाला था ये बगीचा। जी, मेरे को मेरा सब होप उड़ गया था उससे, लेकिन आपने बोला, मैंने रख दिया। और वो साल से आज तक वो आदमी हमसे हर साल में, अभी कभी 2-3 साल का गैप पड़ रहा होगा, लेकिन हर साल से मुझसे टेस्टिंग करके लेता है। ओके, नाइस। तो है, ये एक सक्सेस स्टोरी है। दूसरी एक मैं बताऊँ मैंगो के बारे में है ये। जी, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, रत्नागिरी के साउथ में जो मैंगो आता है, जी, वो फ़रवरी-मार्च में आता है। जी, उनको अच्छा प्राइस मिलता है। लेकिन जो मैंगो जैसे-जैसे नॉर्थ में जाएँगे आप, रायगढ़ में या ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, जी, तो उनका मैंगो लेट आता है, जी, मई में, अप्रैल में ऐसे। वहाँ पे आपका रेट ड्रॉप हो जाता है, प्राइस ड्रॉप हो जाता है। जी, जिनका मैंगो फरवरी या मार्च में आता है, उनको अच्छा प्राइस मिलता है, और जी, जिनका बाद में आता है, उनको कम प्राइस मिलता है। जी, तो हमने ऐसा मेरा ऐसा मानना था कि अगर हमने न्यूट्रिशन अच्छे से रखा मैंगो का, तो फ्लोरिंग भी जल्दी आ जाएगा और मैंगो की मैच्योरिटी भी जल्दी आ जाएगी। अच्छा, तो हमने ऐसे उस तरह से शेड्यूल करके दिया 1-2 फार्मर्स को। तो रायगढ़ जिले में भी उनका मैंगो जो है, वो मार्च के 15 तारीख तक तैयार हो गया, पक के। यानी हार्वेस्टिंग के लायक हो गया, और उनका रेट उनको अच्छा मिला। हाँ, तो ये बिल्कुल। भी हम कर सकते हैं कि शेड्यूलिंग करने का मतलब क्या है, हुँ, कि हम क्वालिटी तो इम्प्रूव करते ही है, लेकिन जी, क्रॉप को भी हम थोड़ा आगे पीछे करके, जब उसको बेस्ट प्राइस मिलने वाला है, वहाँ पे हम शेड्यूल कर सकते हैं। जी, तो तो ये 2 मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा है ऐसे। ऐसे तो हर एक स्टोरी का एक अलग स्टोरी है, हर एक फार्मर की। बिल्कुल, मिथ एक ऐसा है कि किसान बताता है हमको कि हम अगर हर एक लैब में गए, तो हर एक लैब का रिपोर्ट अलग आ जाता है। अच्छा, ये कॉमन मिथ है सब लोगों का। हुँ, तो उसके बारे में हमने थोड़ा-सा जो रिसर्च किया, तो लैब का जो काम है, वो बहुत ही सिंसियरली और मेटिकुलस होना चाहिए। जी, आप जो रिएजेंट्स बना रहे हो, आप जी, जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, जी, आप रिएजेंट्स कितने दिन तक रख रहे हो, जी, आपका स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का ये क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, जी, वो बहुत ठीक से फॉलो होना चाहिए। जी, जी, अगर वो फॉलो हुआ, तो ही आपको रिजल्ट परफेक्ट मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो एक ये बात है कि जो हर एक कहीं भी जाइए, लेकिन जो लैब अच्छी तरह से काम कर रही हो, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस उनके अच्छे हो, जी, उसी लैब से चेक करवा लेना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात एक ऐसी हो जाती है कि अ, लोग जो दुकानदार रहते हैं, उनसे पूछ के फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं। और बिल्कुल, जब हाँ, दुकानदार को पूछने जाते हैं वो, तो दुकानदार बोलता है, अरे उसमें कुछ नहीं, सॉइल टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं है रहता। ऐसा कुछ नहीं है, हम जैसे बताएं वो डाल दो बस, बिल्कुल, आपका सब काम हो जाएगा। बिल्कुल, काम तो हो जाता है, लेकिन उसको दाम कितना लगता है वो नहीं बताता। वो बिल्कुल, दाम ज्यादा लगता है उसको। जी, जी, अगर सॉइल टेस्टिंग करवा के लेते हैं, तो उनका ये खर्चा बच जाता है। तो ये जब से ये लॉकडाउन खत्म हो गया, जी, तो हमारे यहाँ 25-30 फार्मर्स का एक ग्रुप आ गया। वो बोलने लगा हमको कि साहब, हम आपसे जो करवा लेते थे 4-5 साल पहले, वो हमका हमारा खर्चा खूब बहुत बच जाता था। बिल्कुल, और अगर हमने आपने जैसा वो गवर्नमेंट का काम शुरू कर दिया, तो हमारे ऊपर का ध्यान आपका कम हो गया। हाँ, तो हम भी थोड़े लेथार्जिक हो गए। बिल्कुल, तो ऐसा हो गया कि हमारा खर्चा बहुत बढ़ा है। अभी हमको ऐसा करो कि टेक्नोलॉजी आपकी फिर से दो, कि हमारा खर्चा थोड़ा बच जाए। बिल्कुल, और आपको भी अभी मालूम है कि पोटेशियम के भाव कितने बढ़ गए हैं अभी, बिल्कुल, और पोटेशियम मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है हमारे जी, यहाँ पे। तो ये सब जो एग्रीकल्चर का खेल है, वो एनपीके का खेल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, कि बिल्कुल, जितना आप हाँ, जितना आप वो बैलेंस करके डालेंगे, उतना आपको उसका फायदा मिल रहा है। तो जी, इसके हिसाब से हमने ये बात करी है कि फ्यूचर में नहीं, मैं तो ये कभी से मैं ये एफर्ट्स कर रहा हूँ। जी, मैं खुद ये बोल रहा हूँ कि शुरू करो। ओके, जैसे पैथोलॉजिकल लैब हर एक गांव में होती है, वैसे बिल्कुल, हर एक गांव में इस तरह की लैब होनी चाहिए। जी, अगर हम अपना हमारा कृषि प्रधान देश है, जी, तो ये कृषि के लिए बहुत अच्छा, ये गाइड करने के लिए बहुत अच्छा टूल है सॉइल टेस्टिंग लैब। बिल्कुल, और जब मैंने हमारे गांव में लैब शुरू कर दिया था, जी, तो उस टाइम में 2001 में मेरे ख्याल से नाबार्ड की एक ऑफिसर आया था मेरे पास। जी, कहीं से उसने उसको पता चला कि ऐसे ऐसे ये यंग एंटरप्रेन्योर है, और उसने ये लैब चालू कर दिए। जी,
तो वो सोच रहा था वो टाइम के ऐसा ये मॉडल रिपीट हो सकता है क्या हर एक जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा डिस्कशन भी बहुत हो गया था लेकिन वो आगे नहीं जा सका। जी मेरे तो ख्याल है कि ऐसे वर्कर्स होने चाहिए हर एक गांव में, हर एक जिसको भी चाहिए मैं गाइड करने को तैयार हूँ। मैं ट्रेलर ट्रेलर बताता हूँ आपको अच्छा कि आजकल वो एक सॉइल टेस्टिंग किट आ गए हैं, हाँ कुछ लेकिन कुछ किट से टेस्टिंग करना साइंटिफिक नहीं है उतना। अच्छा तो छोटा सा लागत लगता है, बहुत बड़ा लागत लगता भी नहीं है। 5 लाख तक गए ना, आपका खुद का अगर एक रूम हो जी तो थोड़ा बहुत एक 25-30 हजार का आपको वायरिंग, ये इलेक्ट्रिसिटी का ये करना पड़ेगा, वायरिंग का काम करना पड़ेगा। हम्म, थोड़ा बहुत फर्नीचर जी 50-1 हजार तक, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है जी उसका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक आएगा। अच्छा तो अच्छा कोई भी जब मैंने पहला लैब शुरू किया तो 1 लाख भी देने को तैयार नहीं थे कोई बिल्कुल भी बैंक वाले मुझे। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी सब बैंक वाले 10 लाख तक आपको देने को तैयार है।